कमरे के अंदर बल्ब जल रही है और ड्रैक की बाहों में मारिया लेटी हुई है। मारिया के बालों में ड्रैक अपने हाथों को सहला रहा है, मगर पहले उसके लंबे बाल उसके हाथों में फंसते थे, लेकिन अब नहीं फंसते। ये महसूस करते हुए मारिया कहती है, क्या अब मेरे छोटे बाल होने की वजह से कुछ अजीब लग रहा है? तो ड्रैक कहता है, बस थोड़ा सा। तो मारिया कहती है, क्या ये मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा? कि ड्रैक कहता है, नहीं, ये बहुत प्यारा है, यह तुम पर खूब जच रहा है। ये सुन के मारिया कहती है, क्या तुम सेकेंड सिटी जे को लेके उत्साहित नहीं हो उसे डिसअपियर करने के लिए? ये सुन के ड्रैक कहता है, अगर तुम यही चाहती हो मारिया तो यही सही। ये कहते हुए वो मारिया को अपनी बाहों में कस के जकड़ लेता है और बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है कि डिसअपियर हो जाओ, सिटी जे को गायब कर दो, सिटी जे को गायब कर दो। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक सिटी जे के ऊपर बहुत बड़ा धमाका होने लगता है। ऐसा धमाका जो कि न्यूक्लियर मिसाइल की तरह ही होता है और वो सिटी जे पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। तबाही से पहले सिटी जे एक खूबसूरत हुआ करती थी। करीब 20 साल पहले सिटी जे, इसे कभी डिस्ट्रीब्यूशन का हब भी कहा जाता था, क्योंकि यह देश सीमा के बीचों बीच बसा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां से दूसरे देशों के लोगों को किसी न किसी तरह गुजरना ही पड़ता था। इस वजह से कुछ लोगों ने बहुत दौलत कमाई तो कुछ लोग घोर गरीबी में डूब गए। बहुत से लोग आए और गए। जहां कुछ लोग शानदार जिंदगियां जी रहे थे, वहीं झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग हमेशा भूखे और बेहाल रहते थे, इस डर से कि कहीं बाहरी लोग उनके इलाके पर कब्जा ना कर लें। अमीरों ने एक दीवार खड़ी कर दी और ऐसा दिखावा करने लगे जैसे वह जगह है ही नहीं, और उस दीवार के पीछे के लोग जो झुग्गी बस्तियों में रहते थे, वो उस दीवारों पे पीटते हुए हमेशा कहते रहते थे, हम इस हालत में काम पर कैसे जा सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम भूखे मर जाएं? आखिरकार आप लोग करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? इसी घटिया स्वार्थ ने उस चकाचौंध भरे शहर में गहरी खाई पैदा कर दी। बेशक कुछ लोगों ने उस पैसे का इस्तेमाल बिल्कुल अलग कामों के लिए किया। वो लोग झुग्गी बस्तियों में आकर लोगों को भरपेट खाना खिलाते थे, यहाँ तक कि उनका इलाज भी मुफ्त में किया करते थे। हालांकि उनकी कोशिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों की मदद के लिए वह काफ़ी नहीं था। देखो, मैंने कहा था ना कि अच्छी चीज़ें यहीं मिलेंगी। मुझे उसके करीब मात्र जाने भर से ही गाइडिंग्स का एहसास हो रहा है। यह तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया कीमत पर बिकेगा। तो वो बच्चा डरते हुए कहता है कि मेरे करीब मत आना, मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। मगर वो घटिया लोग हंसते हुए कहते हैं, सचमुच कोशिश करके देखो, अगर कर सको तो। ऐसे ही बाहरी लोगों का आना जितना ज़्यादा बढ़ा, अपराध का खतरा भी उतना ही बढ़ गया। ऐसे एक्सपर्ट जिनकी एबिलिटी तो जाग गई, लेकिन जिन्हें सही देखभाल नहीं मिली, वे धीरे धीरे बिखरने लगे और गाइड भी बर्बाद होने लगे, क्योंकि उनका इस्तेमाल किसी के स्वार्थी मकसदों को पूरा करने के लिए किया जा रहा था। उनकी इस बुरी हालत की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार ही नहीं था। तुम्हारा जूता मुझे वहाँ पड़ा हुआ मिला। तो वो बच्चा जोर से चिल्लाते हुए कहता है, डेरिक बेवकूफ़, तुम कहाँ पर थे? तो डेरिक कहता है, मैं बस कुछ खाने की तलाश में था, देरी करने के लिए आई एम सॉरी। ये कह के डेरिक मारिया के जूते उसे पहनाने लगता है और मारिया, डेरिक तुम बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ हो, ये कह के रोने लगती है। ये जगह बस एक ऐसी ज़मीन बनकर रह गई जिस पर किसी का अधिकार नहीं था। उस सिटी के बीचों बीच जो दीवार खड़ी है, वहाँ पे एक दुबला पतला इंसान खड़ा होके ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ दीवार को देखते हुए कहता है, चाहे इसका मतलब मरना ही क्यों ना हो, मुझे तभी संतुष्टि मिलेगी जब मैं इस दीवार को गिरा दूं। वैसे भी मैं मरने ही वाला हूँ।
जैसे जैसे टकराव बढ़ता गया, लोगों की भावनाएं चरम सीमा पर पहुंच गई। हम इस तरह से जीना जारी नहीं रख सकते। बिल्कुल सही, सिटी जे को गायब हो जाना चाहिए। ऐसी जगह का अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। सिटी जे को गायब कर दो, डिसअपियर कर दो सिटी जे को। इसके लिए हर एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। वहीं एक कोने में ड्रैक मारिया को छिपाते हुए कहता है, नहीं मारिया, तुम्हें चुप रहना होगा। चलो भाइयों, हम अपनी पूरी ताकत को एकजुट करते हैं। पल भर में ही चिंगारी भड़क उठी और उनका गुस्सा बेकाबू प्रचंड क्रोध में बदल गया। नतीजतन एक्सपर्ट्स ने ऐसी विनाशकारी शक्तियां छोड़ी जो तबाही मचाने वाली थी और पलक झपकते ही शहर को नष्ट कर दिया। शहर की 70% आबादी, जिसमें अनजान बाहरी लोग भी शामिल थे, मारे गए, जबकि बाकी लोग या तो लापता हो गए या दूसरे शहर चले गए। इस हमले के कारण अनगिनत एक्सपर की शक्तियों के मेल से जमीन दूषित होकर बर्बाद होने लगी। अगर कोई आम इंसान उस जमीन पर कदम रखता तो जो अनगिनत बेगुनाहों के खून से सनी हुई थी, तो उसमें मानसिक अस्थिरता के लक्षण दिखाई देने लगते, जिसकी वजह से हर कोई डर से और खुद की मौत के डर से वहां से भागने लगते। तो कुछ लोग कहते कि काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, हमें बाकी के शव भी लेके जाने हैं। तो बड़े अधिकारी कहते, अगर हम अभी और यहाँ रुके तो हम भी नहीं बचेंगे। अब तक हमने जितने काम किए वही काफ़ी है। और जैसे जैसे बहाली में काम के लिए वॉलंटियर कम होते गए, शहर को लावारिस छोड़ दिया गया। हर देश के नेताओं ने एबिलिटी यूजर ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुखों के साथ मिलकर एक मीटिंग की। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी दुनिया हमारी निंदा करेगी। यह मामला सिर्फ शहर तक ही सीमित नहीं रह गया है, ऐसा घटना का होना दोबारा तय है। हमें समय रहते बचाव और सुरक्षा के उपाय करने होंगे और जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए सभी को मदद के लिए आगे आना होगा। खास पावर्स वाले लोगों के लिए एक संयुक्त संगठन बनाया जिसका नाम यूनियन जैक रखा गया। और एक आंगन में बैठ के एक दादा अपने पोते से कहता है, अरे वाह, देखो तो ज़रा, तुम अभी से अखबार पढ़ रहे हो। अरे वाह, तुम तो मेरे ही ग्रैंडसन हो। आखिरकार दुनिया फिर से पटरी पर लौट रही है। लोग आखिरकार एक ही कानून के तहत सुरक्षित महसूस करके बहुत खुश थे। वहीं कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि वो गाइड हैं या एक्सपर्ट। चेकअप कराने के बाद उन्हें पता चला और एसोसिएशन ने उन्हें एक नोटिस भेजा कि गाइड हो या एक्सपर्ट, दुनिया भर में सभी एबिलिटी यूजर्स के लिए एसोसिएशन से जुड़ना ज़रूरी था। इसके अलावा ज़ीरो नाइट के लिए एक्टिव ड्यूटी सैनिकों की भारी भीड़ उमड़ रही थी, क्योंकि अखबारों में लिखा हुआ था कि अगर आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा करने के बाद 6 महीने से ज़्यादा समय तक सेवा की है तो आपको एक रैंक का प्रमोशन मिलेगा। अगर आपने 1 साल से ज़्यादा समय तक सेवा की है तो आपको एक और रैंक का प्रमोशन मिलेगा और पेंशन भी, क्योंकि सर्विस के दौरान मिलने वाले वेलफेयर फ़ायदे बहुत शानदार थे। जिन्हें पढ़ के सारा कहती है, बहुत बढ़िया, मुझे यही तो चाहिए था, मैं तो यहीं जा रही हूँ। ये सुन के कैसियस कहता है, प्राइवेट सीडर। तो सारा कहती है कि तुम्हें 2 रैंक का प्रमोशन मिल रहा है। क्या तुम्हें पता है कि वहां तक पहुंचने के लिए ज़्यादातर लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? इसका मतलब है कि मुझे बस 1 साल तक जी तोड़ मेहनत करनी होगी। पर ये तो बस मौत को दावत देने जैसा था। उस समय सही सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें बहुत कम ट्रेनिंग के बाद ही तैनात कर दिया गया था और उनकी तैनाती की जगह कोई और नहीं बल्कि सिटी जे थी, जिस जगह पे सारा पहुंच के कहती है कि क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो, भाड़ में जाओ तुम सभी। उस समय सारा की उम्र 23 साल, वो ज़ीरो नाइट की पहली यूनिट से
फिर हम देखते हैं उसी सिटी जे के अंदर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां लैस होके आ रही होती है, जिनके अंदर कुछ इंसान भी बैठे हुए होते हैं और कुछ निगरानी करने के लिए बाहर खड़े हुए होते हैं। तो उनमें से एक इंसान बाहर जो पहरा दे रहा होता है उसे अंदर आने के लिए बुलाता है। तो वो इंसान अंदर चला जाता है और जाके, ये क्या है, क्या तुम अकेले आई हो, क्या आप एक गाइड हैं, है ना? और ऊपर बैठा हुआ के कहता है, मुझे लगता है कि अब शुरू करने का समय आ गया है। तभी हम देखते हैं जो इंसान ऊपर आया हुआ होता है वो कहता है कि गलतफहमी मत पालो, मुझे बस जिज्ञासा है अकेले यहाँ आने के लिए आपको कितना कुशल गाइड होना चाहिए। और हम इस वक्त देखते हैं कर्नल हैंकल यानी कि उर्फ के अब फिलहाल 22 साल का है, जीरो नाइट का 8वां यूनिट यानी कि 8वां शख्स। जीरो नाइट के शुरुआती दिन किसी भी आम मिलिट्री यूनिट से अलग नहीं थे। नहीं, शायद ये कहना ज़्यादा सही होगा कि अलग थलग रहकर छोटे मोटे काम करने को मजबूर ये लोग बेरहम और हिंसक थे। ज़्यादातर सदस्यों को चोटों या मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के कारण जबरदस्ती निकाल दिया गया था, और जो कुछ सदस्य बचे भी थे वे भी शायद ही कभी 1 साल से ज़्यादा समय तक सेवा में रह पाए। के तो और भी ज़्यादा वायलेंट हुआ करते थे, वो लोगों से बहुत ही ज़्यादा मारपीट किया करते थे। उनकी हालत ऐसी हो जाती थी कि वो खुद के पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाते थे, मगर के फिर भी उन लोगों को ऐसा पीटते थे कि उनके शरीर की हड्डियां तक टूट जाती थी। यह एक ऐसी दुनिया बन गई जहां केवल सबसे मजबूत ही जीवित रह सकते थे। और वो इंसान तो के की मार खा के वहीं पे बेहोश ही हो जाता है। और ये सब दूर से बैठ के सारा कहती है, क्या वे उन बकवास रैंकिंग वाले रीति रिवाजों से अभी तक परेशान नहीं हुए हैं? मुझे लग रहा था कि यह जगह प्राइवेट मिलिट्री से अलग होगी, लेकिन यह तो बिल्कुल वैसा ही है। ये सुन के कैसियस उसके करीब आते हुए कहता है, तुम सही कह रही हो, क्या मैं जाकर उन्हें रोकूं? ये सुन के सारा कहते हैं, उन्हें ऐसे ही रहने दो, मैं उन सभी को वॉलंटियर आर्मी से डिस्चार्ज करवा दूंगी। वह नया रिक्रूट, वह एक अच्छा फाइटर है, उसने अकेले ही उन सभी का सामना किया। और अब सारा की उम्र 26 साल है, वो जीरो नाइट की 1st यूनिट मेंबर है। और उसके बाद आता है सेड्रो कैसियस, जिसकी उम्र है 23 साल, जीरो नाइट का 4th यूनिट से। हाँ, वह काफ़ी मशहूर है, वह मिलिट्री अकादमी का टॉप ग्रेजुएट और सबसे कम उम्र का कैप्टन था। इसके अलावा उसके माता पिता काफ़ी ऊंचे ओहदे पर हैं। ये सुन के सारा शॉक्ड होती हुई कहती है, क्या ऐसा इंसान यहाँ क्यों आया है? तो कैसियस कहता है, मुझे भी नहीं पता। ये कह के दोनों ही एक साथ के की ओर देखने लगते हैं, जहाँ पे के लड़ने के बाद थोड़ा हाफ रहा होता है, उसके हाथों में भी चोट लगा हुआ होता है। ये देख के सारा कैसियस से कहती है कि धत्तेरी की, उसे देखो, वो घायल है, उसका इलाज होना ज़रूरी है, जल्दी जाओ कैसियस। ये सुन के कैसियस वहाँ पे भागते हुए कहता है, ठीक है, मैं वापस जल्दी आता हूँ। उसके बाद सारा वॉकी टॉकी के जरिए मेडिकल हेल्प बुलाने लगती है और कैसियस भाग के जाता है के पास और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए, हे तुम कैसे हो? मगर वो वहीं पे पॉज हो जाता है और कहता है, हे मैंने तो उससे छुआ भी नहीं, फिर भी मुझे उसकी ऊर्जा महसूस हो रही है। तभी के कैसियस को देख के अपना हाथ उससे झटकारते हुए कहता है, मुझे छुओ मत। ये देख के सारा गुस्सा करते हुए कहती है, वो छोटा बदमाश खुद को समझता क्या है? तो कैसियस उसे शांत करते हुए अपना हाथ वेव करता है कि शांत हो जाओ। उसके बाद वो के की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, इसके लिए आई एम सॉरी, मुझे ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं जीरो नाइट की 4th यूनिट से सेड्रो कैसियस हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे कैजुअली बात कर सकता हूँ? आप 8 यूनिट से हैं, जिसका मतलब है कि मैं आपका सीनियर यानी सनबे हूँ। ये सब सुन के कैसियस और सारा की ओर देखता है, तो सारा भी अपना सर नोट कर रही होती है और कैसियस अपना हाथ के की ओर आगे बढ़ाता है, तो
के उसके हाथों पे अपना हाथ टैप करते हुए कहता है कॉर्नर्ड, मेरा नाम कॉर्नर्ड है। के का ये बिहेवियर देख के थोड़ा सा कैसी शॉक्ड होता है, मगर फिर वो मुस्कुराने लगता है और उसके पीछे जाते हुए कहता है ऑल राइट कॉर्नर्ड, चलो पहले तुम्हारा इलाज कर लेते हैं। और उसी के साथ आती है सारा और वो के पीठ पे मरती हुई कहती है हे भगवान, तुमने तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। मैं आखिरकार उन्हें सबक सिखाने ही वाली थी, लेकिन तुमने मुझसे पहले ही कर दिया। बहुत बढ़िया काम किया। और के तो सारा के इस एक्शन से बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि सारा उसे गाइड भी कर रही होती है, जो कि महसूस करके के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है। इसे सारा के का सर माना समझ लेती है और कहती है कि तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम पहले कितने बड़े आदमी थे या तुम्हारी रैंक क्या है। ये जगह पहले से ही ऐसे घमंडी और बेवकूफ़ लोगों से भरी पड़ी है जो खुद को सबसे बेहतर समझते हैं। यहाँ सिर्फ मजबूत लोग ही टिक पाते हैं। ये सुन के शॉकिंग एक्सप्रेशन से सारा की ओर देखता है और अपना सर हाँ में नोट करता है। तो सारा आगे कहती है अगर मेरी बात समझ गए हो तो घुटनों पर आ जाओ। ओ छोकरे, तुम्हारी वजह से मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। तभी वहाँ पे कैसियस भागते हुए आते हुए कहता है अरे बाप रे, क्या तुम ठीक हो के यानी कर्नल, हमारे सर्जेंट का हाथ ज़रा भारी है। ये सुन के कहते हैं सर्जेंट? तो सारा कहती है क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? यहाँ का कानून और जनरल मैं ही हूँ, समझे। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो जल्दी भर्ती हो जाओ, क्योंकि जिन लोगों को तुमने पीटा था उनकी जगह अगले क्वार्टर में नए लोग आ जाएंगे। ये कह के सारा उन दोनों के ही कंधों पर लटक जाती है और झूलने लगती है। वे तीनों अपने कठिन जीवन के बावजूद आपस में काफ़ी अच्छे से घुल मिल गए थे। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद हवा में पॉइजन की गंध फैल रही होती है और हर जगह पे अफरा तफरी मची हुई होती है, जिसे देखकर वहाँ पे कर्नल यानी के जा रहा होता है और उसे भी उस पॉइजन वाली स्मेल आ रही होती है। और वहाँ जिसके बॉडी से इस पॉइजन की पावर रिलीज हो रही होती है, वो खुद को समेट के सबसे माफ़ी मांगते हुए कह रहा होता है ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है। जो कि होता है हमारा कर्नल का फर्स्ट पार्टनर जेरम, जो कि फ़िलहाल है 22 साल का, जीरो नाइट का 9th यूनिट से, जो कि फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर रो रहा होता है। और उसे इस तरीके से देख के कर्नल की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। और यह है कर्नल और जेरम की पहली मुलाकात। से पहले कर्नल हैंकल के घर में उसका फादर उसे एक तमाचा मारते हुए कहता है कर्नल हैंकल, मैं तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालते हुए थक गया हूँ। तुम बिना बातें के लोगों से क्यों झगड़ते फिरते हो? तुम एक गाइड हो तो गाइड की तरह क्यों नहीं बर्ताव करते? जैसे ही तुम ग्रेजुएट हो जाओगे मैं तुम्हारे लिए एक जगह तय कर दूंगा, वहाँ पे चुपचाप जाके रहना और लोगों की नज़रों में मत आना। उसे सिर्फ इसलिए ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो एक गाइड था। उसके सामने की दुनिया बेहद डरावनी थी। हमेशा कुछ लोग घात लगाकर बैठे रहते थे और उसे निशाना बनाते रहते थे। हे, तुम तो वही टॉप स्टूडेंट हो ना? हाँ, इससे गाइड लेने का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तुम सच में गाइडेंस देने में बहुत अच्छे लग रहे हो, एक टॉप स्टूडेंट से, जैसा कि उम्मीद थी। देखो तो इसे कितना गुस्सा आ रहा है। उन लोगों की ये सब बात सुन के अपने मन में कहता है कि क्या मैं उन सबको मार डालूं, और साथ ही उन लोगों को सच में पीटने भी लगता है। और उसे उन लोगों की आदत हो ही गई थी, लेकिन जो लगातार झगड़ा करते थे या बिना किसी आधार के राय बनाते थे, ऐसे लोगों का लगातार सामना करते हुए मजबूत हो जाना स्वाभाविक था। उसे ऐसे एक्सपर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थे जो गाइड्स को सिर्फ चीज़ या औजार समझते थे। और एक गाइड के तौर पर उसे बहुत पहले ही अनगिनत खतरों का सामना करना पड़ता था, यहाँ तक कि उसे कई बार किडनैप किया गया। उसके फादर एक ऑफिसर होकर भी उसकी मदद नहीं करते थे, जिससे उसकी सर्वाइकल स्किल और बेहतर हो गई थी। ठीक उसी समय वह इस घिनौने समाज और सिस्टम को बदलने की महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था।
उसी समय जेरम सामने आया और जब उसने उस पावर को देखा, एक ऐसी पावर जो उसके काबू से बाहर थी, तो उसके मन में उसे पाने की एक बेकाबू उत्सुकता और दृढ़ निश्चय जाग उठा। उसने सोचा कि क्या उस पावर को हासिल करने से वह और ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। एक ब्लड पैक्ट यानी ब्लड बॉन्ड, ये सब सोचते हुए उसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ बढ़ चुकी थी कि इसकी हद ही नहीं थी।